एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार अमीन क्लर्क एएसयू का जीएस प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। जो बच्चा इस टेस्ट को देना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 10 सेकंड दिया जाएगा। तो आप लोग उसका टेस्ट दे करके लास्ट में मुझे बता दीजिएगा कि कमेंट कर दीजिएगा कि टोटल कितना आप लोगों को सही है। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि नीली क्रांति संबंधित है। पहला क्या है, खनिज उत्पादन से, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के व्यापार से, सी में मछली उत्पादन से, डी है खाद्य संस्करण से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा मछली से संबंधित है। इसमें 2-3 पॉइंट्स और आप लोग याद रखिएगा, जैसे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध क्रांति से, ये भी याद रखिएगा। फिर नीली क्रांति मछली उत्पादन से, फिर एक है रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से। उसी तरह से एक पीली क्रांति है, उसका नाम है तिलहन उत्पादन से। एक है गुलाबी क्रांति जो दवा, झींग और प्याज से संबंधित है। एक है लाल क्रांति जो मांस, टमाटर से संबंधित है। इतना भी पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी क्या है, कराए कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बताइए मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और याद रखिएगा जो मुख्य चुनाव आयोग जो होता है ना, कौन सा अनुच्छेद में, याद रखिएगा 324 अनुच्छेद के अधीन में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा राज्य जो भारत में रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वह क्या है। बताइए राज्य जो भारत में रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वह क्या है। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। याद रखना है कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, केरल जो है ना नारियल का भी सबसे अधिक उत्पादन राज्य है। इसके साथ साथ 2-3 पॉइंट्स और याद रखिएगा, मसाला का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश और केरल में होता है। और गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी क्या है, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था। बताइए मंडल आयोग का गठन किस ईस्वी में हुआ था। 1980 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा 1979 ईस्वी में मंडल आयोग का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी क्या है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। बताइए किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। क्रीमियम युद्ध 1854, प्रथम बाल्कन युद्ध 1912, सेडान का युद्ध 1870 और सेडोवा का युद्ध 1866। बताइए क्या होगा इसका आंसर। याद रखना कि सेडान का युद्ध जो है ना 1870 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। बताइए हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। लघु हिमालय, बाह्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय। तो याद रखना कि हिमाद्री नाम जो है ना ग्रेटर हिमालय के लिए से संबंधित है। किससे है, ग्रेटर हिमालय से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कराए क्या निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा कार्य है जो आरबीआई का नहीं है। पहला क्या है, मौद्रिक नीति का निर्धारण, बी है रुपये के मूल्य का निर्धारण, सी है करेंसी के मुद्रीकरण, डी है व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नकद अनुपात का रखरखाव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना है कि आप लोगों को आरबीआई का जो कार्य है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जो ये इनका कार्य नहीं है। रुपये के मूल्य का निर्धारण करा इनका कार्य नहीं है। और याद रखिएगा 2-3 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सामान्य केंद्रीय बैंक कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला है करेंसी नोट का निर्गमन करना, दूसरा है कि सरकारी बैंकर का काम, तीसरा है बैंकों का काम विदेशी विनिमय को नियंत्रण करना, पाँचवा है साख नियंत्रण करना, छठा है आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन करना। ये काम टोटल जो है आरबीआई का है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी क्या है, क्या निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। पहला है राजनीतिक दल,
ऑप्शन बी है मजबूत नौकरशाही, ऑप्शन सी है राजनीतिक में धन का प्रयोग, ऑप्शन डी है देश का विशाल आकार। तो बताइए निम्नलिखित में से भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती कौन है? तो याद रखना है कि जो भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है राजनीतिक में धन का प्रयोग करना। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? बताइए इनमें से कौन सा जो भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? K2, माउंट आबू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। बताइए इन लोगों का क्या होगा? याद रखना सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? K2 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और इसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर है। कितना है? 8611 मीटर है। और एक पॉइंट्स और याद रखिएगा, कंचनजंगा भी जो है ना हिमालय क्षेत्र में भारत में ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बताइए विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। बताइए क्या होगा? याद रखना है कि आप लोगों को इसका सही जवाब होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1969 से लेकर के 1974। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था विकास की गति को तेजी करना, कृषि उत्पादन के उतार चढ़ाव को नियंत्रण करना तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करना। ये आप लोगों को चौथा उनका लक्ष्य था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी क्या है, कह रहे क्या निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्थिर नहीं? बताइए निम्नलिखित में किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्थिर नहीं? बताइए कौन सी ऑप्शन सही है आप लोगों को? BD सावरकर, MA जिन्ना, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर। याद रखना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा यह कथन कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है आप लोगों को, कह रहा है क्या 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? बताइए 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति, लोकतंत्र बचाओ, गरीबी हटाओ। बताइए क्या था? याद रखना है कि 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। क्या था? लोकतंत्र बचाओ। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, जो जैसे 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी। याद रखना आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की थी? 1975 में। और याद रखिए 1977 में जो था ना लोकसभा चुनाव में जनता दल ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी क्या है, कह रहा है क्या राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिन तक अपने पास रोक सकता है? बताइए राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिन अपने पास रोक सकती है? 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन और 14 दिन। बताइए क्या होगा? याद रखना कि राज्यसभा जो है ना बजट प्रस्तावों को 14 दिन के लिए रोक सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। बताइए भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था कुशांगों द्वारा, सुल्तान के सुल्तानों द्वारा, गुप्तों द्वारा, मुगलों द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा सुर्खी का प्रारंभ किया गया था? कुशांगों के द्वारा कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम? बताइए स्वरोजगार कार्यक्रम कौन सा है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम योजना रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा जो हम लोग वो जो है ना स्वरोजगार कार्यक्रम कौन है? बताइए याद रखना कौन है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ना हम लोग को स्वरोजगार कार्यक्रम है। और याद रखें यह कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल जो है ना 1999 में किसके द्वारा किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी।
और 2-3 पॉइंट से याद रखिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ना 1993 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है, बताइए। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है, 131, 78, 84 और 47। तो याद रखिएगा 84 सीटें जो है ना अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा के में आरक्षित है। कितना, 84 सीटें। और इसमें एक पॉइंट और जाती है, क्या, अनुसूचित जनजाति। जनजाति के लिए कितना सीट है, 47 सीट है। कितना सीट है, 47 सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भारत में कृषि जन्य पदार्थ हेतु जाने वाली श्रेणी मापदंड क्या है, बताइए। भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है, 1 मार्क, ISI मार्क, हॉल मार्क, ये सभी। तो बताइए क्या होगा। याद रखिए कृषि जन्य पदार्थ में जो होगा ना उसमें कौन सा श्रेणी मापदंड है, 1 मार्क। क्या है, एक मार्क जो है ना आप लोगों को है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, बताइए। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो याद रखना कितना, 7, क्या था, 7 अधिकार जो हम लोग को प्रदान किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है कि एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या है, बताइए। एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या है, याद रखना है। इसमें क्या ऑप्शन, बहुमत प्राप्त दल द्वारा निर्मित सरकार, संसद द्वारा निर्वाचित सरकार, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सरकार, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार। तो याद रखना क्या होता है, गठबंधन का मतलब कि 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार को हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार बोलते हैं। याद रखिए केंद्र में 2 दलों का समूह है, एक यूपीए है और एक एनडीए है। और एनडीए का कौन सा नेतृत्व है, बीजेपी सरकार नेतृत्व करता है और यूपीए का कांग्रेस नेतृत्व करता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों की अनुमति प्रदान करता है, बताइए। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है सरकार के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने की, ऑप्शन बी है विधानसभा की कार्यवाही देखने की, ऑप्शन सी है सरकार क्या कर रही है, ऑप्शन डी है चुनावों में भाग लेने की। तो बताइए 20 का क्या होगा आंसर। क्वेश्चन कर रहा है सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करती है, बताइए। इससे हम लोग क्या याद है, इससे सूचना का अधिकार से हम लोगों को ये पता चलता है कि सरकार क्या कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। जो RTI जो है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक्ट कब लागू हुआ था, 2005 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 2005 ईस्वी में लाया गया था। और सूचना का अधिकार जो है ना यूपीए सरकार की देन है, ये याद रखिएगा। सूचना का अधिकार जो है ना यूपीए सरकार की देन है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी क्या है, कह रहा है कि बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, बताइए आप लोग। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, बताइए। अब्दुल रसमद, संत इमादुद्दीन कलंदर, मोहम्मद गौस, अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। बताइए क्या होगा। याद रखना बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है क्या कृषि उपजों को न्यूनतम समर्थित मूल्य जिसको MSP की संतृप्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। MSP किसके द्वारा की जाती है कृषि के उपजों के लिए, CACP द्वारा, PDS द्वारा, FCI द्वारा, MSSO द्वारा। बताइए क्या होगा। 22 का आप लोगों को बताना है। याद रखना कि जो आप लोग कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य का संस्कृति CACP के द्वारा, कौन सा, CACP के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, CACP के द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। समुद्री ऊर्जा, इसको टिडल एनर्जी बोलते हैं, बी है कोयला, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी है बायोगैस। तो याद रखना कौन सा है, कोयला। कौन है, कोयला जो है हम लोग को ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है
कोंकण तट निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? बताइए, कोंकण तट निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? गोवा तथा तिरुवनंतपुरम, तूतीकोरिन तथा पौंडीचेरी, मुंबई तथा गोवा, गोवा तथा दमन। याद रखिएगा, कोंकण तट जो है ना गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और 2-3 पॉइंट्स याद रखिए जो तट है, एक होता है आप लोगों को कोंकण तट जो है ना पश्चिमी जो घाट में अवस्थित है, और एक है मालाबार तट जो है ना केरल में अवस्थित है। ये भी पॉइंट्स याद रखिए, मालाबार तट कहाँ पे स्थित है? तो आप लोगों को केरल में अवस्थित है। एक और याद रखिए, पूर्वी घाट जो है ना आप लोग कोरोमंडल तट पे स्थित है। और कोरोमंडल तट कहाँ पे है? उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कह रहा खाद्य सहायता, मानव अधिकार, शिक्षा, कानून का न्याय। तो बताइए 25 का सही आंसर क्या होगा? कह रहा एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए 25 का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखना है कि मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार से संबंधित है एमनेस्टी अधिकार। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना मानव अधिकार से संबंधित है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना जो हुआ था ना किस उद्देश्य के लिए हुआ था? कहा था कि विश्व में मानव अधिकार की रक्षा करना। इसका उद्देश्य यही था कि विश्व में मानव अधिकार का सुरक्षा करना। और इसका मुख्यालय याद रखना कहाँ है? लंदन शहर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है नगरीय क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? बताइए, नगरीय क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? शिक्षित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। बताइए 26 का क्या होगा? याद रखना, नगरीय क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? याद रखना, नगरीय क्षेत्र में मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सा? शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है? कह रहा है क्या लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए? बताइए, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध किससे होना चाहिए? सुशासन, अधिक कर एकत्रित करना, राजनीतिक दलों को धन न देना, सरकार को और अधिक शक्तिशाली प्रदान करना। बताइए लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध किससे है? तो याद रखना, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध किससे है? गुड गवर्नेंस से। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा? चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है? कह रहा है क्या भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? बताइए, भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? पश्चिमी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत। बताइए 28 का क्या होगा? याद रखना कि भारत में झूम कृषि जो है ना उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। कहाँ की जाती है? झूम कृषि उत्तर पूर्वी में की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? नांगल, दुर्गापुर, कामरूप, बरौनी। बताइए 29 का क्या होगा? याद रखें, कामरूप जो है ना हम लोग को हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। याद रखना कि कामरूप जो है ना असम का प्राचीन नाम है। क्या नाम है? असम का प्राचीन नाम जो है कामरूप है। और एक पॉइंट्स याद रखिए, यूरिया में जो है ना नाइट्रोजन कितना रहता है? 46% रहता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हेराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बताइए, हेराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सोन नदी, गोदावरी नदी, महानदी, माही। 30 का बताइए क्या होगा? याद रखना कि हेराकुंड परियोजना जो है ना महानदी पर स्थित है। कहाँ पे है? महानदी पर स्थित है। 30 का ऑप्शन नंबर सी सही जो होगा। और 2-3 पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा, हेराकुंड बांध जो है ना विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। याद रखिएगा, हेराकुंड बांध जो है ना विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। और भारत का सबसे ऊंची बांध जो है ना याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध है जो 261 मीटर है। कितना मीटर है? टिहरी बांध 261 मीटर ऊंचा है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस में हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है? बताइए निम्नलिखित में कौन सरकार के तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है? संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, स्थानीय स्वशासन। तो याद रखना है कि तीसरे अंग जो होता है ना भारत सरकार का वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है?
सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, करा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके लेखक थे बताइए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना इंडिया डिवाइडेड का लेखक जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है बताइए। वह नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह क्या है? कौन सी नदी? महानदी, पेन्नार, तुंगभद्रा, कावेरी। बताइए 33 का क्या होगा। याद रखना है कि कावेरी नदी जो है ना उसको दक्षिण भारत की गंगा नदी से जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, क्या राजनीतिक दलों को चिन्ह जो है ना कौन वितरित करता है बताइए। राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, मंत्रिमंडल। बताइए कौन करता है राजनीतिक दलों को चिन्ह का वितरण? याद रखना कि चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को चिन्ह का वितरण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? बताइए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किए? मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। बताइए 35 का क्या होगा। तो याद रखना किसके साथ किए हैं? मालदीव के द्वारा समझौता किए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? बताइए पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? अबुल फजल, अब्दुल कादिर, अल बरूनी, दारा शिकोह। बताइए 36 का क्या होगा। याद रखना अल बरूनी थे। कौन थे? अल बरूनी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा कि 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बताइए 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनेश वाचा। बताइए 37 का क्या आंसर होगा। याद रखना कि गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? बताइए राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? वेद, महाभारत, विष्णु पुराण, मुंड को उपनिषद। बताइए किसके द्वारा लिया गया है? याद रखना कि मुंडक उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। बताइए महात्मा गांधी ने किस ईस्वी में दांडी यात्रा प्रारंभ? 26 जनवरी 1930, 7 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930। तो याद रखना कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कराए कि शैलकृत मंदिर कहाँ अवस्थित है? बताइए शैलकृत मंदिर कहाँ अवस्थित है? बृहदेश्वरी मंदिर कहाँ है? तंजावुर में। कैलासन मंदिर एलोरा में। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में। लिंडक राज मंदिर भुवनेश्वर में। बताइए 40 का क्या होगा। याद रखना कि शैलकृत मंदिर जो है ना कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। कहाँ है? एलोरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है। बताइए भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, नागपुर में, देहरादून में, जयपुर में। तो याद रखना कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते क्या है, कराए क्या बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त कराने की घोषणा की है? रमेश पवार, अजय जडेजा, मिताली राज, वेदा कृष्णमूर्ति। बताइए 42 क्या? याद रखना रमेश पवार को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कराए बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? बताइए बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? याद रखना कि बिहार राज्य में शहरीकरण की दर ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? 10.5, 9.8, 11.29 और 12.5। तो याद रखना कहाँ है? 11.29 में कितना दर है? इतना परसेंटेज आप लोग को शहरीकरण का है।
इसमें 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा। देश में शहरीकरण का जो है ना, देश में शहरीकरण का रेट कितना है आप लोग को याद रखिएगा, 31.2% है। ये आप लोग को देश में है, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी क्या है, करा क्या, रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉन्वेंट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी, बताइए किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक। प्रवीण सिंह, निरुपमा यादव, आनंद शेखर, यतीश यादव। तो याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया, यतीश यादव के द्वारा लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है, बताइए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है। पढ़े भारत सर्व शिक्षा अभियान, निपुण भारत, डी है छात्र और शिक्षित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से समग्र उन्नति। तो याद रखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है पढ़े भारत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कराई क्या, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला एवं सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की स्थापना की है, बताइए। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला सेंटर और फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की स्थापना किस शहर में की है। भोपाल, महू, उज्जैन, रामगढ़। बताइए 46 का क्या होगा, याद रखें कहाँ की है, महू में किया है, कहाँ पे, महू में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है, बताइए। शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्थान की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है। UNDP, UNICEF, UNESCO, UNHCR। बताइए 47 का क्या होगा, याद रखना UNCEF के तहत किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, बताइए। PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है। नरेंद्र मोदी, बीमन जलान, PN भगवती और C रंगराजन। याद रखिएगा PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, C रंगराजन है। कौन है, C रंगराजन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वर्ष 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, बताइए। हर्क्यूलस, डकोटा, जेवियर, फ्रांसिको। बताइए क्या होगा 49 का। तो क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। हर्क्यूलस, डकोटा, जेवियर, फ्रांसिको। तो याद रखिए किसको शामिल किया जाएगा भारतीय वायुसेना में, डकोटा को। किसको, डकोटा को शामिल किया जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, और आप लोग क्या कीजिएगा, अब जैसे 50 क्वेश्चन हो गया तो आप लोग क्या कीजिए, जो टेस्ट देते आ रहे हैं 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन में, तो लास्ट में क्या कीजिएगा, मुझे टोटल कमेंट कीजिएगा कि 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही है। क्योंकि ये जो मैं आप लोग को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ऑफलाइन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिए। जितना भी बच्चे इस वीडियो को देखिएगा तो लास्ट में कमेंट करके बताइए कि 50 आउट ऑफ कितना आपका GS में सही है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग अपने अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, जिससे मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मेरा मेहनत आप लोगों को रंग लाए। बताइए समप्राय मैदान संबंधित है, बताइए समप्राय मैदान किससे संबंधित है। 50 का बताइए, समप्राय मैदान किससे संबंधित है। भूमिगत जल से, हिमनद से, नदी से, वायु से। बताइए समप्राय मैदान किससे संबंधित है। तो याद रखिए किससे, नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब है। और 1-2 पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा, समप्राय मैदान का निर्माण नदी द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, नदी के द्वारा होती है। इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन द्वारा सतह की असमानताएं दूरी हो जाती है। और एक पॉइंट याद है, क्षैतिज अपरदन तथा निरपेक्ष दोनों मिलकर संप्रदाय मैदान का निर्माण करते हैं।
चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिएगा।